Yes, guys. So, hi, this is part two of the LLP Act 2008, and इसके पहले हमने पार्ट वन बना लिया है and that is also uploaded on the YouTube. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पार्ट टू। और इस पार्ट टू में हम लोग, जैसे मैंने आपको कहा, हम लोग अच्छी तरह से पूरे इसके फीचर्स देखेंगे और एडवांटेजेस। तो इस वीडियो में एलएलपी के फीचर्स और एडवांटेज कवर किए जाएंगे। नाउ सबसे पहला पॉइंट, it clearly says one of the features is that it is a body corporate. It is body corporate, और body corporate की definition हमने in depth देखी थी पार्ट वन के अंदर। So if it's a body corporate, and जब हम कहते हैं कि it's a body corporate, it obviously brings me to the point number 3, which is separate legal entity. इसका मतलब ये क्लियरली है कि अगर एक एलएलपी है और उसके अंदर दो पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, तो ये क्लियर है कि इन द आईज ऑफ लॉ देयर आर थ्री पर्सन्स। देयर आर थ्री पर्सन्स, मिस्टर ए, मिस्टर बी और एलएलपी। एलएलपी का अपने पार्टनर से सेपरेट एग्जिस्टेंस है। एलएलपी अलग और उसके पार्टनर्स अलग, लॉ में अलग अलग देखते हैं एलएलपी में। जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर्स आर वन एंड द सेम। अगर मैं 2 मिनट के लिए बोल दूं कि ये जो एलएलपी है, ये एलएलपी यहां पर एलएलपी नहीं पार्टनरशिप फर्म है, तो मुझे बताइए इन द आईज ऑफ लॉ ये कितने लोग होते हैं? In the eyes of law, it had been only 2, because there is no separate existence of a partnership firm from its partners. But LLP में ऐसा नहीं है। Being LLP या being a body corporate, उसका एक separate legal existence है, उसकी एक separate legal identity है, which is separate from its partners. Clear? Sure about this? पक्का? Now, if you see the next point, it says perpetual succession. और perpetual succession का मतलब क्या है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कल जाकर कोई भी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट से एलएलपी को कोई भी फर्क नहीं करता। इट डज नॉट अफेक्ट इट्स existence. It does not affect its existence. Perfect? अरे यस और नो। तो कल जाकर जबकि क्लियर है कि एलएलपी की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है, 4 पार्टनर है, एक आधा पार्टनर चला भी गया, 2 पार्टनर नए आ गए, एक रिटायर हो गया, उससे एलएलपी की एग्जिस्टेंस को कोई भी मैटर नहीं करता, कोई अफेक्ट नहीं करता। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? फोर्थ, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, अब व्हाट इज अ म्यूचुअल एजेंसी? अगर आपने पार्टनरशिप फर्म में इसको देखा होगा, ऑलमोस्ट मैंने 15 मिनट म्यूचुअल एजेंसी पे चर्चा करी थी, लेकिन एलएलपी में यहां पर थोड़ा अलग है। यहां पर आपको बड़े ध्यान से देखना है। हमने पार्टनरशिप फर्म में क्या कहा था? पार्टनरशिप फर्म ने हमने म्यूचुअल एजेंसी में कहा था कि हर एक पार्टनर दूसरे के लिए एजेंट है और वो दूसरा उसके लिए एजेंट है। मतलब किसी भी पार्टनर ने कुछ किया तो अदर पार्टनर्स आर लायबल, राइट? दैट इज व्हाट वी सी। तो इन दिस पर्टिकुलर एलएलपी एक्ट, यहां पर म्यूचुअल एजेंसी में क्लियर कट बोला है कि for every act of partner, the LLP will be liable. But याद रखें, an act of a particular partner does not make another partner liable. क्या बात कर रहे हो सर? मतलब यहां पर ये भी पार्टनरशिप फर्म से अलग हो गया पॉइंट। यस, पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर दूसरे के लिए, हम बोलते थे एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। मतलब अगर 3 पार्टनर है, ए बी सी, ए ने कुछ किया तो बी और सी आर लायबल, बी ने कुछ किया तो ए और सी आर लायबल, सी ने कुछ किया तो ए और बी लायबल।
लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अगर ये एक एलएलपी होती है और 3 पार्टनर होते ए बी सी, तो ए के कुछ करने से एलएलपी इज लाइबल, बी के कुछ करने से एलएलपी विल बी लाइबल, सी के कुछ करने से एलएलपी विल बी लाइबल, लेकिन अदर पार्टनर्स विल नॉट बी लाइबल। इसलिए मैंने यहां पे क्लियरली कहा है कि एक्ट ऑफ पार्टनर डज नॉट मेक अनदर पार्टनर लाइबल। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? एन एक्ट ऑफ पार्टनर विल मेक ओनली एलएलपी लाइबल। इज दिस क्लियर? श्योर अबाउट दिस? तो ये याद रखना है, पार्टनरशिप फर्म से ये अलग पॉइंट है, म्यूचुअल एजेंसी। उसके बाद 5th पॉइंट है एलएलपी एग्रीमेंट। और मुझे बताइए, ये एलएलपी एग्रीमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक एलएलपी एग्रीमेंट ही है जो पार्टनर्स के बीच म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी मेक एन एलएलपी एग्रीमेंट, और उस एलएलपी एग्रीमेंट में हर एक पार्टनर का एक दूसरे के प्रति राइट्स, एक दूसरे के प्रति ड्यूटीज जो है वो कवर्ड होगा। इतना याद रखना है, जिन एरियाज पर आपका जो एलएलपी एग्रीमेंट है अगर वो साइलेंट हो तो वहां पर एलएलपी एक्ट 2008 के प्रोविजंस, और आपको तो मालूम है शेड्यूल 1 जो हमने पार्ट 1 में देखा था, विल बी एप्लीकेबल। क्लियर? तो जहां पर आपका एलएलपी एग्रीमेंट साइलेंट है, जो एरिया पर वो बात नहीं करता, वहां पर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट एंड द शेड्यूल 1 विल बी एप्लीकेबल। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो ये आपको क्लियर हो गया। द 6th इज ऑन आर्टिफिशियल पर्सन। अब मुझे बताइए, जब मैं पहले ही बोल चुका हूं कि उसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, तो इट इज ऑब्वियसली कि इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। यस और नो? इट्स नॉट एन एक्चुअल पर्सन, बट एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब है उसका अगर बर्थ जो है बाय लॉ हुआ है तो ऑब्वियसली उसकी डेथ भी बाय लॉ ही होगी। यस और नो? श्योर अबाउट दिस? जैसे एक कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक उसी तरह से एलएलपी भी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। श्योर? नेक्स्ट